नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 17वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो पर्यावरण रहने वाला है, जिसे आप लोग ईवीएस के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो पारिस्थितिक तंत्र, जिसे ना इकोसिस्टम के नाम से जानते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का क्लास क्रमांक 16 में ना पारिस्थितिक तंत्र टॉपिक पर आप लोगों का MCQ सीरीज़ फर्स्ट लाया था। और आज आप लोगों का क्लास क्रमांक 17 है, जिसमें MCQ सीरीज सेकंड करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने ना पहले 20 प्रश्न किया था और लगभग 20 प्रश्न आज भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र आप लोगों का जो टॉपिक है उसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पर्यावरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ना वो पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम रहने वाला है। तो हम लोग ना इसमें जितने भी अच्छे अच्छे जो प्रश्न रहेंगे ना, जो एग्जाम में आने लायक रहेंगे, उन तमाम प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम लोगों का बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो पाए और एग्जाम से पहले ना हम लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी हो पाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 21 को पढ़ते हैं। और आप लोगों को केवल एक ही काम करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है और आप लोगों को प्रैक्टिस करना है जितना से जितना ज़्यादा हो सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब आप लोगों का इस प्रकार से 3 कथन दिया है, इस पर आप लोगों को विचार करके बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। सबसे पहला जो कथन दिया है उसको पढ़िए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समिष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तीसरा, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप, फिर मैं आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक आंसर बताऊंगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 केवल एक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोल करके 3 कथन दिया था, जिसमें पहला कथन को पढ़िए। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो सही ना हो जाएगा। जी हाँ, खाद्य श्रृंखला मतलब उसे निर्देशन करती है जो एक दूसरे जीव को एक दूसरे को खा करके क्या करता है, अपना आहार को पोषित करता है, मतलब अपना पेट जो है वो भरता है बोल करके। जैसे क्या करता है, सूर्य की किरण से पौधा अपना भोजन बनाता है, उसके बाद पौधे को खा करके जो कीड़े मकोड़े हैं वो अपना पेट भरता है। और कीड़े मकोड़े के मान के चलो मेढक खा लेता है और उसको अपना पेट भरता है। और मेढक को सांप खा लेता है और सांप को फिर कौन खा देता है, चील खा देता है। और चील को कौन खा देता है, तो वो शेर वगैरह जो होता है वो खा देता है। तो इस प्रकार से एक दूसरा जो जीव है वो एक दूसरे पर निर्भर करता है ना, क्रम वाइज। तो ये खाद्य श्रृंखला का आधार द्वारा क्या होता है, आहार द्वारा पोषित होता है। तो ये केवल फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट को पढ़िए। खाद्य श्रृंखला एक जाति की समिष्ट के अंतर्गत पाई जाती है। तो भैया खाद्य श्रृंखला जो होता है वो एक ही जाति के समिष्ट, मतलब एक ही जाति पर थोड़ी ना आधारित होता है। जी हाँ, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। उसके अलावा तीसरा को पढ़िए। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरे के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीवों की संख्या का जो दूसरे को खाई जाती है निदर्शन करती है, तो निदर्शन नहीं करता है। ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, केवल ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी फसलें, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी फसलें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र मतलब सबसे छोटा जो पारिस्थितिक तंत्र होगा ना वो फसल करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। कैसे? तो फसल में ना क्या होता है, छोटे छोटे जीव जंतु केवल पाया जाता है ना, कम मात्राओं में। तो ये क्या होगा, कृत्रिम जो पारिस्थितिक तंत्र है वो कहलाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र जो समुद्र होता है वो होता है, आप लोगों को पिछले क्लास में बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फसल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को अब ध्यान से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन ए पौधों की जड़ द्वारा, ऑप्शन बी पौधे की हरी पत्ती द्वारा, ऑप्शन सी पौधे की तनों द्वारा या ऑप्शन डी पौधों के सभी भागों द्वारा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पौधे की हरी पत्तियों द्वारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधे की हरी पत्तियों द्वारा ही ना होता है। जी हाँ, आप लोगों ने 10वीं में विज्ञान के प्रयोग में भी आप लोगों ने किया होगा इसको कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, यह आप लोगों ने पता लगाया होगा। जिसमें आप लोगों ने एक जो कांच का जो बीकर है वो लिया होगा, प्लस आप लोगों को एक अलग अलग करके जो मॉडल आता है वो ले करके नीचे में आग वगैरह जला करके आप लोगों ने ट्राई किया है ना कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है, जो पौधा है वो कैसे करता है, आप लोगों ने किया भी होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? ऑप्शन ए स्टार्च का पाचन, ऑप्शन बी लौह तत्व का पिघलना, ऑप्शन सी फलों का पकना या ऑप्शन डी लकड़ियों का जलना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी लकड़ियों का जलना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत दिशा में संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की विपरीत दिशा में जो संपन्न होती है वो लकड़ियों का जलना करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी महासागर, ऑप्शन सी वन या ऑप्शन डी मरुस्थल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी महासागर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थायी है? तो सबसे अधिक जो स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है ना वो महासागर है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और महासागर का जो पारिस्थितिक तंत्र है ना वो दुनिया में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है और सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। इन दोनों चीज़ों को आप लोगों को इसमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है? ऑप्शन ए तंत्र का कार्य, ऑप्शन बी तंत्र का उपविकास, ऑप्शन सी तंत्र की स्वसंतुलन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी तंत्र का स्वसंतुलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है, तो प्राकृतिक तंत्र का जो विकास कहलाता है वो तंत्र की स्वसंतुलन करेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रकृति अपने से ना विकास करता है, जब उसको जो विनाश ना हो, उसकी पेड़ की कटाई वगैरह ना हो, जंगल में आग वगैरह कुछ ना लगे ना, तो जो प्रकृति है ना वो अपने जो तंत्र है, अपने जो वातावरण में वो स्वसंतुलन स्थायी बनाए रखता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन ए केंद्रिक में, ऑप्शन बी माइक्रोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी हरित लवण में या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हरित लवक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना वो हरित लवक में करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और हरित लवक में क्या होता है ये चीज़ आप लोगों को बताऊँ ना, तो पौधे और शैवालों की कोशिकाओं में ना पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और जिसमें ना सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जिसे पर्णहरित नाम से भी जाना जाता है। और मुख्य तौर पर ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है ना वो पौधे के पत्तियों में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को अब ध्यान से पढ़िए। पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? ऑप्शन ए उत्पादकता, ऑप्शन बी स्तरीकरण, ऑप्शन सी अवसादीकरण या ऑप्शन डी ऊर्जा प्रवाह। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले।
तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 20 स्तरीकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो कार्यात्मक इकाई नहीं है वो स्तरीकरण है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। मृत जीवित जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहते हैं? ऑप्शन ए पौधे पर, ऑप्शन बी पशुओं पर, ऑप्शन सी मृत एवं अपघटित पदार्थों पर या ऑप्शन डी अकार्बनिक पदार्थों पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मृत एवं अपघटित पदार्थों पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मृत जीवित जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर रहता है? मान के चलो किसी जीव जंतु का अगर मृत्यु हो गया तो उसकी मृत्यु का जो डेड बॉडी है उसको कौन काम करता है, कौन अपघटित करने का काम करता है? तो मृत अपघटित पदार्थ ही ना करते हैं जी, मतलब जो विषाणु जीवाणु जो कवक होता है वही ना सारे के सारे जो उसके बॉडी है उसको अपघटित करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यान से पढ़िए। वह पारिस्थितिक तंत्र जिसका आसानी से ह्रास हो सकता है एवं यदि ह्रास करने वाली शक्तियों की प्रभाविता समाप्त हो जाती है तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलन अवस्था को प्राप्त कर लेता है कहलाती है। ऑप्शन ए स्थायी एवं उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाले पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन बी निम्न स्थायित्व एवं निम्न प्रतिरोधक क्षमता वाली पारिस्थितिक तंत्र, ऑप्शन सी उच्च स्थायित्व एवं निम्न प्रतिरोधक क्षमता वाली पारिस्थितिक तंत्र या ऑप्शन डी निम्न स्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली पारिस्थितिक तंत्र। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? एटलीस्ट गेस तो कीजिए, फिर आप लोगों को इसका विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न स्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाला पारिस्थितिक तंत्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वह पारिस्थितिक तंत्र जिसका आसानी से ह्रास हो सकता है एवं यदि ह्रास करने वाली शक्तियों की प्रभाविता समाप्त हो जाती है तो वह तंत्र उतनी ही आसानी से संतुलन अवस्था को प्राप्त कर लेता है कहलाती है। तो ये जो कहलाता है वो ऑप्शन नंबर डी निम्न स्थायित्व व उच्च प्रतिरोधक क्षमता वाली पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष है। ऑप्शन ए जैविक कारक, ऑप्शन बी एक ही खाद्य श्रृंखला, ऑप्शन सी नीचे का एक भाग या ऑप्शन डी अजैविक कारक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले, और ये तो ईजी है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर एक जैविक कारक ही ना हो जाएगा। जी हाँ, कैसे? शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष है बोला है तो ये जो तमाम चीज़ें जो है ना वो जैविक कारक ही ना होगा, मतलब जीवित कारक ही ना होगा। जी हाँ ये। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये खाद्य श्रृंखला तब होता जब ये सीक्वेंस में जमा होता, लेकिन ये सीक्वेंस में जमा ही नहीं है तो ये खाद्य श्रृंखला नहीं होगा, एक ही खाद्य श्रृंखला वाला है ना। नीचे का एक भाग भी नहीं होगा, अजैविक तो बिल्कुल नहीं होगा। अजैविक मतलब जिसमें जीव ना हो, तो ये जैविक हो जाएगा केवल ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी मृतजीवी, ऑप्शन सी सर्वाहारी या ऑप्शन डी मांसाहारी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, परजीवी। कैसे? वे जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि वे तमाम जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहेंगे? परजीवी ही ना कहेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो गाय बैल होता है उसके अंदर उसमें एक कीड़ा मकोड़ा लगा रहता है ना, वो परजीवी होता है। उसी प्रकार से सेम टू सेम
सेम जो पेड़ होता है उसमें अमरबेल को जो देखे हो ना, वो भी परजीव है ना। मतलब दूसरे पर रह करके उसका खून जो चूसता है वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। तो दूसरे पर जो निर्भर रहेगा वो क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। उसके अलावा मृतजीवी क्या कहलाएगा, जो प्राणी मर जाते हैं ना तो उसके शरीर जब सड़ता गलता है ना तो उसको जब खाने के लिए क्या करते हैं, मृतजीवी जो खाता है ना, जैसे कवक वगैरह हो गया, विषाणु जीवाणु हो गया, तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके अलावा सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है उसे सर्वाहारी कहते हैं। उसके अलावा मांसाहारी, आपको तो पता है कि मांस खाने वाले को मांसाहारी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संघटक का सही क्रम है। मतलब आप लोगों को ये 4 ऑप्शन में ना जो जैव मंडल का जैविक संघटक सही क्रम है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए संख्या परिस्थितिक तंत्र समुदाय भूदृश्य, ऑप्शन बी भूदृश्य समुदाय परिस्थितिक तंत्र जनसंख्या, ऑप्शन सी जनसंख्या समुदाय परिस्थितिक तंत्र भूदृश्य, या ऑप्शन डी जनसंख्या भूदृश्य समुदाय परिस्थितिक तंत्र। तो क्या इसका सही क्रम है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जनसंख्या आएगा, फिर समुदाय आएगा, फिर परिस्थितिक तंत्र आएगा, फिर भूदृश्य आ जाएगा। कैसे, अधोलिखित में से कौन सा जीव जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है। तो सही जो क्रम होगा ना वो सबसे पहले जनसंख्या आएगा, जनसंख्या मिल करके समुदाय आएगा, और समुदाय जो रहेगा वो परिस्थितिक तंत्र बनाएगा, और उसके बाद भूदृश्य में रहेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। दिन के समय में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए हरे पौधों में रात में श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, ऑप्शन बी हरे पौधों में दिन में श्वसन की क्रिया संपन्न नहीं होती है, ऑप्शन सी हरे पौधे में श्वसन की क्रिया दिन में संपन्न होती है एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया रात में होती है, या ऑप्शन डी दिन के समय श्वसन की क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। दिन के समय श्वसन की क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, दिन के समय में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, इसका प्रमुख कारण है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिन के समय में श्वसन की क्रिया की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र गति से संपन्न होता है ना, जिसके वजह से जो पौधे होते हैं वो दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन ए तंत्र के कार्यप्रणाली के आधार पर, ऑप्शन बी उपविकास के आधार पर, ऑप्शन सी तंत्र के स्वसंतुलन विकास के आधार पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तंत्र के स्वसंतुलन विकास के आधार पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे, प्राकृतिक तंत्र के विकास की व्याख्या की जाती है। तो प्राकृतिक तंत्र की विकास की जो व्याख्या की जाती है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तंत्र के स्वसंतुलन विकास के आधार पर की जाती है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में फटाफट। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन डी क्लोरीन। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा। कैसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो आप लोगों ने 10वीं के विज्ञान में आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रैक्टिकल करके देखा होंगे ना। आप लोग एक कांच के बर्तन लिए होंगे, उसमें एक बीकर को लेकर के पौधा लिए होंगे और पौधा को ना पानी में डाल दिए होंगे। उसके बाद प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को दिखा करके आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो
प्रैक्टिकल है वो किया था ना, तो उसमें क्या निकलता है जी, तो उसमें किस प्रकार से पानी के बुलबुले के माध्यम से जो ऑक्सीजन निकलता है आप लोगों ने देखा होगा ना एक प्रैक्टिकल के थ्रू। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो गैस निकलता है वो ऑक्सीजन निकलता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है। ऑप्शन ए CO2 से, ऑप्शन बी H2O से, ऑप्शन सी CO2 एवं H2O से, या ऑप्शन डी क्लोरोफिल से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी H2O पानी से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है, तो ऑक्सीजन जो उत्सर्जित होती है ना वो CO2 से मतलब पानी से उत्सर्जित होता है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल के थ्रू किया है ना जी प्रकाश संश्लेषण को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी H2O से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, या ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ना प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यान से पढ़िए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2, या ऑप्शन डी CO। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी CO2 करेक्ट हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो चीज़ आवश्यक है वो CO2 करेक्ट हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 40 को। पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? ऑप्शन ए Ca, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी Mg, या ऑप्शन डी S। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी Mg मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? तो पर्णहरित क्या होता है ये आप लोगों को बताओ ना, तो पौधे में ना जो क्लोरोफिल होता है ना उसे ही पर्णहरित बोलते हैं, जो पौधे के हरा रंग प्रदान करने में काम आता है, साथ ही ना उसका भोजन पकाने में भी कार्य करता है। तो इसमें जो रासायनिक तत्व रहता है ना वो Mg मैग्नीशियम रहता है, ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। उसके अलावा Ca जो होता है वो कैल्शियम होता है, आप लोगों को पता होगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जो Fe होता है उसका मतलब आयरन होता है। उसके अलावा S का मतलब ना सल्फर होता है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी Mg मैग्नीशियम करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लाऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को मिले। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।